हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 9 मई को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। और 10 मई को जो आपका लेवल 4 का पेपर हुआ था उसमें जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करा चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ही पेपर बचा है, वो है 9 मई को शिफ्ट 1 में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि थोड़े लेवल हट के हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत आई है और उन्होंने अपना टाइम भी लगाया है, प्लस उसके आंसर भी सही नहीं आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 और ग्रुप डी के पेपर के पहले आप इसको देख लो, समझ लो कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट ट्राई इसको करिए। देखिए आप क्या इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो। ये सबसे पहले अडॉप्ट किया था एसबीआई ने। एसबीआई के द्वारा दिया गया था ये फार्मूला, फिर इसको आईबीपीएस ने अडॉप्ट किया था बैंकिंग के लिए, फिर आईबीपीएस से धीरे धीरे इसको टीसीएस अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि टीसीएस भी अब अपने रीजनिंग का लेवल है काफ़ी अच्छा रख रहा है। तो आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। अब बिना प्रैक्टिस किए अगर आप रीजनिंग की जाते हो तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जीएस जीके का आप लेवल देख रहे हो, वहाँ पे आप ज़्यादा, अगर पेपर ज़्यादा टफ बन गया तो आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते हो। लेकिन रीजनिंग और मैथ ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और इसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जैसा आपका सब्सक्रिप्शन का रिस्पॉन्स रहेगा वैसे वैसे वीडियो आती जाएगी। अब यहाँ पे है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। वैसे तो ये 60 मिनट का लेक्चर है, 60 मिनट में आप इस जो फॉर्मेट है उसको आप समझ पाओगे कि ये फॉर्मेट कहना क्या चाहता है, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है। तो डायरेक्ट हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जहाँ से मैक्सिमम चांस है 70% आपका रेलवे का क्वेश्चन सही हो जाए। 100% की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, सीधी सी बात है। यहाँ पे ट्रिक क्या कहता है कि अगर कोई सीरीज है, जैसे ए है ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, सी लेस देन डी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ब्रेक पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। ब्रेक पॉइंट कैसे निकलता है, जैसे ये सीरीज में सबसे पहले ग्रेटर की सीरीज यहाँ तक चली है, ठीक, इसके बाद अचानक से लेस देन की सीरीज आगे कंटिन्यू हुई है, तो सी मेरा वो पॉइंट है जहाँ से ग्रेटर और लेस के बीच की कड़ी जो होती है वही होती है ब्रेक पॉइंट। तो सी जो है आपका, पहले तो ग्रेटर का सीरीज चल रहा था, इसके बाद आपका लेस देन का सीरीज चलने लगा, तो इसको कहा जाएगा ब्रेक पॉइंट, ठीक। तो ब्रेक पॉइंट के अगर पहले वाला टर्म है और उसके बाद दूसरे ब्रेक पॉइंट के सेकंड वाला टर्म है, उन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। या सिंपली इसको देखो, एक और चीज़ आप कह सकते हो, ब्रेक पॉइंट को आप कह सकते हो एलओसी है। एलओसी के इधर क्या है, इंडिया, इधर क्या है, पाकिस्तान। तो इंडिया के किसी भी मेंबर का पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। सिंपली सी बात है, इंडिया के किसी भी मेंबर का पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई रिलेशन देता है तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक। और देखिए, किसी दो संख्या के बीच कोई रिलेशन नहीं है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी है, बी ए इज लेस देन बी है, ए बराबर बी है, ठीक। दो संख्या है, एक बार कह रहा है ए का मान बी से ज़्यादा है, ए का मान बी से कम है, ए का मान बी के बराबर है। सिंपली सा मतलब है, जो भी आपको डाटा दे रहा है उसको ए और बी के बारे में कुछ नहीं पता है, ए और बी के बीच उसके पास कोई रिलेशन नहीं है। तो सिंपली बता रहा है ए का मान बी से ज़्यादा भी हो सकता है, ए का मान बी से कम भी हो सकता है, ए का मान बी के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ए और बी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। तो कोई रिलेशन नहीं है उसको इस तरह भी दिखाया जा सकता है, ये भी आपका आता है, ठीक। अब इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अगर देखिए जैसे ए बराबर बी है तो बी बराबर ए है, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देखते हैं। अब जैसे सीरीज है डब्लू बराबर एच, तो एच बराबर डब्लू भी कह सकते हैं, जहाँ बराबर बराबर है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। जी बराबर है सी, जी बराबर क्या है, सी, तो हम सी को जी लिखें या जी को सी लिखें, बात बराबर है। डब्लू को एच लिखें और एच को डब्लू लिखें, बात बराबर है। अब इसके बाद हमको देखना है क्या, ब्रेक पॉइंट, जो कि हम एलओसी, आप एलओसी याद करो। सबसे पहले एलओसी फाइंड करते हैं। यहाँ तक देखिए, अगर यहाँ से चला जाए, यहाँ तक आपका ग्रेटर का साइन है, लेकिन टी के बाद आपका जो साइन है वो है लेस का साइन, ठीक। तो आपका टी जो हो गया ये हो गया ब्रेक पॉइंट, ये हो गया एलओसी, ये आपका एलओसी हो गया।
अब एलओसी के इधर क्या है इंडिया, इधर क्या है पाकिस्तान। इंडिया के जितने मेंबर होंगे उनका इंडिया के साथ संबंध होगा, पी के जितने मेंबर होंगे उनका आपका पाकिस्तान के साथ संबंध होगा। इस तरह आप याद कर लो। तो अगर देखा जाए टी और डब्लू, टी और डब्लू सबसे पहले इनको फाइंड करिए, क्या इंडिया पाकिस्तान के मेंबर हैं। अगर आपको दिख गया जहाँ इंडिया पाकिस्तान के मेंबर, इनके बीच कोई रिलेशन दिया है, आंख मूंदिए सीधे मारिए गलत, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। ठीक, तो टी और डब्लू, टी और डब्लू ये आपका इंडिया पाकिस्तान के मेंबर नहीं है, तो इनके बीच रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं रिलेशन क्या होगा। ये आपका ब्रेक पॉइंट है टी। टी का मान दिया है आपका लेस देन एंड इक्वल टू सी। सी को ही आप क्या लिख सकते हो जी, और जी का मान जो है आपका कम है किससे एच, एच को ही आप लिख सकते हो डब्लू। तो आपको सिंपली बोला है टी का मान लेस देन इक्वल टू डब्लू। तो आराम से पहला तो आपका इक्वेशन आ गया। अगर जैसे दिया है टी का मान जी से छोटा या बराबर हो सकता है और जी का मान डब्लू से छोटा या बराबर हो सकता है, तो डेफिनेटली है कि टी का मान आपका डब्लू से छोटा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ तक आपका स्टेटमेंट सही है, तो पहला निष्कर्ष आपका सही है। अगर यहीं पे आपको दे देता है, एक चीज़ और बताते हैं, टी का मान लेस देन इक्वल टू जी दिया है और जी का मान लेस देन डब्लू दिया है। अगर आपको देता टी का मान लेस देन और इक्वल टू डब्लू है, तो ये आपका निष्कर्ष गलत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू की सीरीज ब्रेक हो गई है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होता टी इज लेस देन डब्लू, ये वाला निष्कर्ष आपका सही होता। ठीक, तो पहला कथन आपका है सही। अब इसके बाद सेकंड निष्कर्ष देखेंगे। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, ब्रेक पॉइंट क्या है आपका टी। सी और एम, सी और एम के बीच संबंध दिया, पहले चेक करेंगे क्या भारत पाकिस्तान के मेंबर हैं। ठीक, एलओसी की तरफ चलेंगे, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है सी और एम, सी है जो आपका इंडिया का टर्म है सी, और एम जो है आपका पाकिस्तान का टर्म है। इन दोनों के बीच रिलेशन दिया है, वो रिलेशन दिया है सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब एक रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो निष्कर्ष यहीं से गलत है। अगर आपको ये भी दिया होता एंड सी इज लेस देन एम, सी का मान एम से बड़ा या बराबर या सी का मान एम से छोटा, इसका मतलब कि हमें पता ही नहीं है सी और एम के बीच क्या रिलेशन है, तो या तो उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक, इस तरह दे देगा सी और एम के बीच कोई रिलेशन नहीं है, या तो तीनों कंडीशन दे देगा। तीनों कंडीशन का भी मतलब सी सिंपल होता है उसके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या पूछा था, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, तो ये है इंडिया का मेंबर, पी है पाकिस्तान का मेंबर, सी और एम के बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो सिर्फ आपका निष्कर्ष कौन सा है, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। केवल निष्कर्ष एक जो है सत्य है। तो ये बैंकिंग का टॉपिक था, हम जितना शॉर्ट हो सकता है आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए उतने शॉर्ट में हम आपको समझा दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कूट भाषा में दिया है, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कूट भाषा पढ़ने मत बैठ जाइएगा। सिंपली आपको पकड़ना है, आपसे पूछा क्या है पार्टी और ड्रेस। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं पार्टी और ड्रेस कहाँ है, पार्टी सिर्फ एक जगह पे है और आपको कहीं पार्टी नहीं मिलेगा। इसका मतलब थर्ड सेंटेंस के बाकी तीन मेंबर को अगर हम काट देंगे तो जो बचा हुआ कोड होगा वो आएगा पार्टी का। पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा ड्रेसेस है, ड्रेसेस आपके दो जगह पे हैं, दो जगह पे हैं, इसका मतलब ये तो इजीली आ जाएगा। इन दोनों में कौन सा कोड कॉमन है, अगर टीआई को देखा जाए और टीआई को देखा जाए तो दोनों में कॉमन है, और दोनों में क्या है ड्रेसेस कॉमन है, ड्रेसेस का सीधे क्या आ गया टीआई। ठीक, अब इसके बाद पार्टी आपको निकालना है। पार्टी के लिए वी सी देयर, वी सी और देयर तीनों को अगर हम काट देंगे तो जो बचा हुआ कोड आएगा वो है पार्टी का। कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद हम चलिए काटते हैं। वी सी को देखा जाए तो वी सी यहाँ पे है, वी सी यहाँ पे है, इन दोनों को हमको काटना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर हम देखा जाए एन एक्स और वी ई, एन एक्स इसमें भी है, एन एक्स इसमें भी है, वी ई इसमें भी है और वी ई इसमें भी है, तो दो कोड बच गए, देयर और पार्टी, एफ एस और एस यू कुछ भी हो सकता है। अब हमें देयर को काटना होगा। देयर को अगर देखा जाए तो थर्ड में है और फर्स्ट में है। ठीक, क्वेश्चन को कैसे फास्ट किया जाता है प्लस कॉन्सेप्ट के साथ कैसे किया जाता है ये आप समझिए।
फास्ट करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होती, कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप करोगे थोड़ा तेज वर्क तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। देयर इसमें फर्स्ट में है और थर्ड में है। फर्स्ट और थर्ड में अगर आप कॉमन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एस यू है, एस यू है, तो देयर से देयर कट गया, एस यू से एस यू कट गया, पार्टी का एक ही कोड बचा, ये क्या है, एफ एस, तो पार्टी का कोड क्या है, एफ एस, तो पार्टी एफ एस आ गया, और आपका ड्रेस का क्या आ गया, टी आई। सीधा आंसर टिक करिए। अब अगले क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ का एक समूह है, ठीक, इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी ए और ई से लंबा है, डी है आपका, ये डी है, ये है ए एंड ई से लंबा है। ए और ई के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो आपको सिंपली ए और ई को ऐसे फिट कर दोगे। एफ जो है बी और सी से लंबा है, एफ के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है, इसको बाद में करेंगे। ई जो है एफ से लंबा है, ये देखोगे ई एफ से लंबा है, इसका मतलब ई से छोटा होगा एफ। एफ बी और सी से लंबा है, एफ इज ग्रेटर देन बी एंड सी। अब आपका ये सीरीज बन गया। बी और सी के बीच ये दिया ही नहीं है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है, ठीक। इसी तरह ए और ई के बीच ये भी आपको नहीं पता है ए बड़ा है कि ई बड़ा है। तो आपका जितना क्वेश्चन कहा था उतना आपका सीरीज बन गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। निम्नलिखित में सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता है, पहले बोल दिया सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो सकता है। सबसे छोटा या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है, हमें पता ही नहीं है बी और सी के बीच कोई रिलेशन, तो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। सबसे छोटा कौन सा हो सकता है, बी एंड सी, दोनों में से कोई एक आदमी हो सकता है। तो एंड आप नहीं लगा सकते, बी और सी, क्योंकि छोटा व्यक्ति पूछा है ना, तो या तो बी भी हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो पहला आप देख लो, बी या सी, बी या सी में कोई भी एक सबसे छोटा हो सकता है। सिंपल स्टेटमेंट पढ़िए, उसका फिगर ड्रा करिए और इसके बाद जो निष्कर्ष आता है उसको एनालिसिस करिए, आंसर को टिक करिए। जितना कहा गया है उतना आप अपने रफ शीट पे ड्रा करोगे, आराम से आपका आ जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष के साथ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप फिगर बनाइए। पिछले 2 वीडियो में हम आपको प्रॉपर वे में बता चुके हैं, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आपको फिगर बनाने आना चाहिए। कुछ एथलीट आपके व्यवसायी हैं, सीधा कुछ एथलीट क्या है, व्यवसायी हैं। तो एथलीट कर लो, आपका बिजनेसमैन है, ठीक। सभी व्यवसायी क्या हैं, अमीर हैं, सभी व्यवसायी आपके अमीर हैं, इसका मतलब सारे बिजनेसमैन क्या हैं, आपके रिच हैं। सारे में ये आ जाएगा, सारे बिजनेसमैन क्या है, आपके रिच हैं। अब आपका जो निष्कर्ष कह रहा है उसको पढ़िए और जो आपका रिलेशन बनता है उसी हिसाब से आप उसका जवाब दीजिए। कुछ एथलीट अमीर हैं, एथलीट और अमीर, एथलीट और रिच मैन में कुछ का तो आपका रिलेशन आ रहा है, तो पहला वाला तो सही है। ये आपका आ रहा है तो पहला वाला सही है। कोई एथलीट अमीर नहीं है, अभी तो बोला है कुछ एथलीट अगर अमीर हैं तो कोई एथलीट अमीर नहीं है, तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। अगर कुछ लोग अमीर हैं तो इसमें आप ये कैसे कह सकते हो कोई एथलीट अमीर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा वाला आपका गलत है, केवल एक निष्कर्ष पालन करता है। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से आया है। अब इससे कैसे करते हैं। यहाँ पे एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। यहाँ दिया है जेड वी का पुत्र है, जेड मतलब कि आपका मेल है। मेल को हम दिखाते हैं स्क्वायर से और वुमेन को दिखाते हैं सर्किल से। मैक्सिमम लोग मेन को दिखाते हैं प्लस से, वुमेन को दिखाते हैं माइनस से। तो आपकी जो भी मेथड है आप अप्लाई कर सकते हो, मैं हमेशा सर्किल और स्क्वायर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जेड वी का पुत्र है, मतलब कि जेड आपका मेल है, वी के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी है, इसका पुत्र है। एम वी का भाई है, वी का भाई कौन है, एम। और डी और वी विवाहित युगल हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, विवाहित युगल है, दोनों के बीच एक रिलेशन बनेगा पति पत्नी का, ये है डी। अब इसमें कौन पति है कौन पत्नी है अभी कुछ पता नहीं है, पति पत्नी के बीच। पी डी की पुत्री है, डी की पुत्री कौन है, पी। पुत्री को हम कैसे दिखा दिए, सर्किल से, मतलब कि ये फीमेल है। अब इसके बाद कहा है डी जी की बहन है, जो कि जी है, उसकी बहन डी है, मतलब कि डी क्या है, वुमेन है, ठीक। तो वी उसका पति है, यहाँ समझ में आ गया। अब इसके बाद पूछा क्या है, जेड और पी का क्या संबंध है। जेड पी का संबंध पूछ दिया है, जेड आपका लड़का है और पी आपकी लड़की है और दोनों भाई बहन है।
जेड पी का क्या है, भाई है। ऑप्शन 4 राइट हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से आया है। ये एक निश्चित कोड भाषा में रिलेशन को इस तरह से लिखा गया है। तो अगर आप इसको ध्यान से एनालिसिस करोगे तो सारी स्पेलिंग वही है, बस उनका क्रम चेंज हो गया है। और उसी तरह नंबर को इस तरह लिखा गया है, इनमें भी सारी स्पेलिंग वही है लेकिन उनका क्रम चेंज हो गया है। तो आपको ये आंसर पूछा है, इसका क्रम क्या होगा थर्ड वाले कोड का। अगर रिलेशन का देखा जाए, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है टी, फिर एस, फिर आर, फिर ओ। इसका मतलब अगर आप देखोगे टी 20 से स्टार्ट हो रहा है, 19, 18, 15। इसका मतलब जेड से लेके ए तक का उल्टा क्रम में ABCD आपको लिखना है। सिंपल सी बात है। तो इसी तरह नंबर में सबसे लास्ट में क्या आता है, यू, फिर उसके बाद आता है आर, फिर उसके बाद आता है एन। इसका मतलब आप समझ गए हो, जेड से लेके ए उल्टा ABCD लिखना है। अब आप सीधे आइए आंसर फिगर पे। ये आपका कोड दिया है। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, यू। यू का कोड क्या होता है, 21। अगर आपको कोड नहीं भी आता है तो रफ सीट में आप मैक्सिमम लोग यही करते हैं, ABCD का कोड लिख लेते हैं, ए से लेकर जेड तक का। फिर इसके बाद यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद टी आएगा जिसका कोड क्या होता है, 20। फिर टी के बाद आर भी इसमें दिया है, आर तो इसमें दिया नहीं है, एस दिया है, एस का कोड क्या होता है, 19। ठीक, इसके बाद आर भी नहीं दिया है। फिर डायरेक्ट आप देखोगे तो पी दिया है, पी यहाँ पे दिया है। फिर इसके बाद है आपका ओ। ठीक, तो इतना कोड अगर आप मैच करोगे तो आंसर में आपका सेकंड वाला मैच कर रहा है। 5 कोड आंसर में मैच करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर को टिक करिए। सिंपली यहाँ पे उल्टा ABCD लिखा हुआ था, इस जिसका क्रम क्या था, जेड से लेके ए तक, उसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। जो भी आपका ये वर्ड दिया है उसको जेड से लेकर ए के टर्म में आपको व्यवस्थित करना था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दोबारा आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। तो फिगर देखिए, सबसे पहले जितना फिगर बनाएंगे, जो फिगर में हमारा रिलेशन आएगा उसको ही हम सिर्फ टिक करेंगे, बाकी जितने भी एडिशनल चीज़ दी होंगी उनको हम स्किप करेंगे। ठीक, सभी ऊँट गधे हैं, सभी का मतलब कि अंदर आता है, ऊँट क्या है, गधे हैं। इसके बाद कह रहा है कुछ बिल्लियाँ ऊँट हैं, कुछ बिल्लियाँ क्या है, ऊँट हैं। ये आपकी हो गई बिल्ली। इसके बाद कहा है सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ, सभी हैं मतलब कि बिल्ली के अंदर आएंगी, ये क्या है, डॉल्फिन। अब आपको क्या कह रहा है, सभी डॉल्फिन गधे हैं। डॉल्फिन यहाँ है, गधे यहाँ है, डॉल्फिन गधे के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। सिंपल सी बात है, पहला निष्कर्ष गलत। कुछ डॉल्फिन गधे हैं, डॉल्फिन और गधे के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी निष्कर्ष गलत। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, गधा और बिल्ली देखा जाए तो इनके बीच में ये रिलेशन बन रहा है कुछ का, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सभी बिल्लियाँ गधे हैं, सभी बिल्ली गधे नहीं हैं। अगर कुछ बिल्लियाँ गधे हैं तो सभी बिल्लियाँ कैसे गधे हो सकती हैं, कुछ का रिलेशन पहले ही आ चुका है, इसका मतलब सभी बिल्लियाँ गधे हैं, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे केवल निष्कर्ष 3 ही पालन करता है। ठीक, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। आप एक बार फिगर बनाओ, फिगर में जितना पूछे बस सिर्फ उतना ही आपको आंसर देना है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आपका दिन वाला आ गया। दिन कैसे निकालते हैं, समिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार का दिन था, तो उसके पति की वर्षगांठ को जो 31 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था। आपको सिंपली 15 मार्च से 30 मई तक जाना है। ईयर आपका सेम है, 2020 यहाँ भी दिया है, 2020 यहाँ भी दिया है, तो ईयर का कोई लफड़ा नहीं है लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। तो सिंपली आपको 15 मार्च से 31 मई तक जाना होगा। मार्च देखा जाए कितने का होता है, 31 का। 31 मार्च में 15 मार्च से 31 मार्च के बीच कितने दिन बचे हैं, 16 दिन शेष बचे हैं, 16 दिन आपके यहाँ शेष बचे हैं। और इसके बाद आपका आता है अप्रैल। अप्रैल में देखा जाए अप्रैल कितने की होती है, 30 दिन की। फिर इसके बाद होता है 31 मई। 31 मई कितना हो गया, 31 मई को आपको डेट ही निकालना है। टोटल दिन जोड़िए, दिन जोड़ोगे तो आपका आएगा, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे 3 6 1 7, 77 डेज आ रहे हैं। अब 77 डेज में आपको क्या करना है, 7 का भाग देना है, क्योंकि एक हफ्ता आपका 7 दिन का होता है। जो रिमाइंडर जो भी आएगा उसको हम अपने दिन में ऐड करेंगे। जैसे रिमाइंडर 1 आ गया, रविवार प्लस 1 क्या हो गया, सोमवार।
रिमाइंडर 2 आ गया, तो रविवार प्लस 2 दिन क्या होगा, मंगलवार। रिमाइंडर का मतलब शेषफल, जिसको हिंदी में शेषफल कहा जाता है। अगर आप 7 से 77 को काटोगे तो आपका रिमाइंडर का मतलब शेषफल क्या आएगा, 0, क्योंकि 7 से 77 पूरी पूरी तरीके से चला जाएगा 11 बार में, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो रिमाइंडर अगर कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिन में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। तो दिन जो 15 मार्च को था वही आपका हो जाएगा 31 मई को। यहाँ पे दिन क्या है, रविवार। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में आपको 4 संख्या युग्म दिया है। इसमें आपको पूछा है कौन सा असंगत है, मतलब एक डिफरेंट होगा, बाकी 3 क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे आप सबसे छोटा वाला पकड़ोगे, अगर 11 पकड़ोगे और 12 पकड़ोगे तो 11 से 12 कैसे आ सकता है, ठीक। एक और आप पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो 17 से 24, ठीक। अब यहाँ पे आपका थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 11 दूनी क्या होता है 22 और 17 दूनी क्या होता है 34, तो आप देख रहे हो 11 दूनी 22 है, 17 दूनी है 34। लास्ट वाले टर्म दोनों के आ रहे हैं सेम, तो 22 में से क्या घटाया जाए कि 12 आ जाए। अगर हम 22 में से 10 घटाते हैं तो 12 आएगा। 17 दूनी 34, 34 में से अगर हम 10 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 24। 11 गुणित 2 माइनस 10, ये कितना आएगा, 11 गुणित 2 क्या है 22 माइनस 10 कितना आ गया 12। ये टर्म बन गया। अगर 17 24 देखा जाए, 17 गुणित 2 माइनस 10, ठीक, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 10 कितना हो जाएगा 24। मतलब कि आपका ये वाला सीरीज फॉलो कर रहा है। इसी तरह देखा जाए 22 गुणित 2 44 माइनस 10 कितना हो जाएगा 34। 25 गुणित 2 50 माइनस 10 कितना होगा 40। 40 की जगह आपको यहाँ दे रखा है 42, तो यहाँ पे ये वाला युग्म आपका गलत हो जाएगा। ये वाले युग्म के लिए कुछ ज़्यादा आपका ट्रिक काम नहीं करता है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा पेशेंस के साथ, तो हो सकता है आपको पैटर्न यहाँ पे मिल जाए। सबसे पहले मैक्सिमम आप कोशिश करिए छोटे वाले टर्म को पकड़िए, ठीक। अब इनके बीच अगर आपको ज़्यादा रिलेशन नहीं दिखे तो एक टर्म और आप पकड़ लीजिए, 17 और 24। अब आप कुछ गुणा भाग करिए। अगर 11 में 2 का गुणा किए हैं तो 22 आया है, ये 12 आ रहा है। 17 में 2 का गुणा किए हैं 34 आ रहा है, तो 4 उसका भी सेम है, इसका भी यूनिट डिजिट सेम है। तो यहाँ से अब आप दिमाग लगा सकते हो, कोई ऐसी संख्या घटाई जाए ताकि इसका यूनिट डिजिट चेंज ना हो। तो 10 घटा सकते हो आप, तो 10 घटाए तो आपका 12 आ गया। इसी तरह से 34 में से 10 घटाओगे तो आपका 24 आ गया, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। यहाँ म्यूजिक को लिखा है LTT J और D। तो यहाँ पे अगर देखा जाए M होता है 13 पे, L होता है 12 पे, तो 13 से 12 जाने में क्या किया गया है -1। U होता है आपका 21 पे, T होता है आपका 20 पे, तो U से T जाने में आपको क्या किया गया है -1। S होता है आपका 19 पे, T होता है आपका 20 पे, S से T जाने में क्या किया गया है +1। I होता है आपका 9 पे, J होता है आपका 10 पे, तो यहाँ भी क्या किया गया है +1। C होता है आपका 3 पे, D होता है आपका 4 पे, तो यहाँ भी क्या किया गया है +1। ये सीरीज है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट को ये कैसे लिखा जाएगा, C से B जाने में आपको क्या किया गया है -1। C 3 पे होता है, B होता है 2 पे। O से N 15, N होता है 14 -1। N से M पे, N से M होता है 14, M होता है 13, फिर किया गया है -1। और C से फिर D पे +1। E से F जाने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा, और P से Q जाने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा। T से U जाने के लिए होता है, T का होता है 20, U का होता है 21, +1 करना पड़ेगा। आपको पूछा है सिंगिंग को किस प्रकार लिखा जा सकता है। म्यूजिक में देखा जाए तो 5 लेटर है, कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो 7 लेटर है। अगर सिंगिंग को देखा जाए तो कितने लेटर हो जाएंगे, 3 3 4 7, यहाँ भी 7 लेटर है। 7 लेटर के लिए कौन सा पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपका फॉलो होगा। एस में से अगर एक घटाओगे तो क्या आएगा आपका आर, एस में से एक घटाओगे, आई में से एक घटाओगे तो आपका आएगा एच, और एन में से एक घटाओगे तो आपका आएगा एम। तो यहाँ तक 3 में इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। अब देखना है इसके बाद वाले में। अब इसके बाद जी में एक जोड़ोगे तो आपका आएगा 4 वाले में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो जी में जैसे एक जोड़ोगे तो आपका आएगा एच,
करना है, प्लस करना है। तो आपका थर्ड वाला क्या है, ये हो जाएगा राइट। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 टर्न थे, तो ये वाला पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये है आपका 2 साइन को आपस में बदल के इस इक्वेशन को सही करना है। इसमें ज़्यादा आपका ट्रिक नहीं लग सकता, प्रॉपर वे में आपको एक एक वैल्यू को रखना ही पड़ेगा। हाँ तो फ्रेंड, आपका यहाँ पे दिया है, सीरीज दिया है, यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है। थोड़ा जुकाम हो गया तो इसलिए खांसी आने पे बीच में इंटरप्ट हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आपको देखिए कोई ट्रिक फॉलो नहीं होता है, यहाँ सिंपली आपको हर वैल्यू आपको पुट करके देखना ही पड़ेगा। चारों ऑप्शन को पुट करके आप देखोगे, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा फास्ट करने के लिए, कभी भी आप जो पुट करोगे, सबसे पहले आप बटे वाले को, जो भी भाग वाला है उसके साथ जो भी साइन चेंज है उसको आप चेक करोगे। तो आप भाग के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार प्लस है, एक बार है गुणा। अगर भाग और गुणा को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, भाग और प्लस को इंटरचेंज, तो भाग और प्लस को सबसे पहले हम इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे 4/8 है, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस की जगह भाग आ जाएगा, भाग की जगह प्लस, तो 4/8 क्या हो जाएगा, 4 + 8। ठीक, इसके बाद 8/5 है, 8/5। ठीक, अगर आप देखोगे तो 8 और 5 का जो आप बटे करोगे तो ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू जहाँ भी आए थोड़ा उसको आप इग्नोर करो, तो इसको आप मत अब चेक करो। जहाँ भी फ्रैक्शन आ जाए उसको आप चेक मत करो, ये थोड़ा इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। सबसे पहले भाग वाले को चेक करो, फिर आप साइन चेंज करोगे तो जहाँ भी अगर आप डिवाइड वाला निशान लगा रहे हो, अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो उसको वहीं पे इग्नोर करो। फिर इसके बाद आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से वो इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे अगर आप 4, यहाँ पे अब 4 × 8, क्योंकि डिवीजन था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, +5 -6 / 2। तो यहाँ पे अगर आप डिवीजन करोगे 6 और 2 का, तो यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्ट पूरा पूरा चला जाएगा 3 बार में। ठीक, तो ये हो जाएगा 32 + 5 - 3, तो ये हो जाएगा 34। ये आपका आ गया आंसर। सबसे पहले डिवाइड वाले को चेक करो और डिवाइड वाले वैल्यू को वहाँ रखो जहाँ पे आपका फ्रैक्शन ना बने, तो वहाँ से आपका थोड़ा तेज हो जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, आपको प्रॉपर वे में वैल्यू रख के देखनी ही पड़ेगी इक्वेशन में। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है, 6 व्यक्ति आपको दिए हैं, सबके आयु अलग अलग हैं, केवल एक ही व्यक्ति वाई से छोटा है। 6 व्यक्ति हैं, 6 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 5 और 6। केवल एक ही व्यक्ति वाई से छोटा है, मतलब कि वाई जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा पीछे से। एक व्यक्ति से छोटा है, कौन सा है, जब देगा तो देखा जाएगा। एक्स जो है ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है। एक्स, ई और डी का भी कोई जिक्र नहीं आया। आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ई वाई से बड़ा है, ई जो है आपका वाई से बड़ा है, ई जो हो गया आपका वाई से बड़ा। अब इसके बाद देखा जाए ये स्टेटमेंट, क्योंकि ई अब आ चुका है, एक्स ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, मतलब कि एक्स जो है ई से तो बड़ा है लेकिन डी से छोटा है, मतलब कि डी एक्स से बड़ा है। न तो डी न ही सी सबसे बड़ा है, न तो डी न ही सी सबसे बड़ा है, मतलब कि इस प्लेस पे डी और सी नहीं आ सकते, इस वाले प्लेस पे। तो डी तो पहले ही आ चुका है, तो एक प्लेस बचा है सी का, वो सी यहाँ पे हो गया। ठीक, अब एक ही आदमी बचा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। सब हो चुके हैं, जेड यहाँ पे आ गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, जेड हो गया। अब यहाँ पूछा है कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो सबसे बड़ा व्यक्ति जेड आ गया, तो उससे बड़े व्यक्ति कौन हो जाएंगे, 0। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली आपको सिर्फ एक आपको पैटर्न जैसे दिया गया है उसको आप फिल करिए, उसी हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, गिरिधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था। ठीक, तो सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट। वेस्ट का मतलब पश्चिम, ईस्ट का मतलब पूर्व, वेस्ट नॉर्थ का मतलब उत्तर, एस का मतलब दक्षिण। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ा है।
इस टाइप के अगर मुड़ने वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लेते हैं कितनी बार वो दक्षिणावर्त मुड़ा है, कितनी बार वो वार्मावर्त मुड़ा है। ठीक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक ही आदमी एक बार क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, दोबारा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, फिर तो वो अपने प्लेस पे आ जाएगा। तो आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कट जाता है। सबसे पहले एक बार तो दक्षिणावर्त कितना घुमा है, 45। फिर दूसरी बार दक्षिणावर्त घुमा है +180। फिर इसके बाद वार्मावर्त घूम गया है -45। ठीक, तो अगर आप रिजल्टेंट देखोगे 45 से 45 खत्म, टोटल वो 180 डिग्री घुमा है दक्षिणावर्त। टोटल कितना घुमा है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज। अगर इसका मुख है पश्चिम की तरह, यहाँ से 180 घूमेगा, तो इसका मुख कैसे आ जाएगा, पूरब की ओर। बस क्वेश्चन आपका खत्म, सीधा आ गया आंसर आपका पूरब की ओर। ज़्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना है कि एक बार हम फिगर ये बनाए, 45 डिग्री यहाँ मोड़े, फिर इसके बाद 45 से फिर हम 180 जाएँ, फिर 180 से आए पूरब में। इससे अच्छा है डायरेक्ट आप देखिए, एक बार दक्षिणावर्त 45, फिर वार्मावर्त 45, 45 से 45 खत्म, टोटल 180 डिग्री, सीधा आप घुमाइए, आंसर आपका आ जाएगा। बाकी आप उससे भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा उससे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, 8 व्यक्ति बैठे हैं रात्रि भोज के लिए एक वर्गाकार मेज पे, एक 4 कोनों पे बैठेंगे और 4 बीच बीच में बैठेंगे। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2 करा चुके हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सेम टू सेम वही पैटर्न है जो इसके पहले पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अगर आप 2 वीडियो देख चुके हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके बाद अगर हम देखें सर्किल वाला, तो सर्किल वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चन हो चुका है उनको बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होता है, थोड़ा नया टाइप वाला आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो आप तीनों वीडियो को देखोगे तो आपको सारे नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए, तो कोडिंग वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा कम किया था, इसको एक बार और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पूछा है क्यू, क्यू से एम, एम से आई, ई से ए, फिर इसके बाद कौन सा टर्म आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को तेज करने का क्या प्रोसेस है, आप नंबरिंग देखिए। क्यू क्या होता है 17, एम होता है 13 पे, आई होता है आपका 9 पे, फिर ई होता है आपका 5 पे, फिर होता है 1 पे। इसके बाद कौन सा टर्म है, 17 में से 4 जाएगा 13 बचेगा, 9 में से 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 जाएगा 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, फिर इसके बाद 1 के बाद क्या, टोटल कितने होते हैं 27, 27 लीटर में फिर 4 जाएगा, क्या बचेगा 23, तो यहाँ पे आएगा 23। ठीक, यहाँ तक किसी कन्फ्यूजन नहीं है। 23 पे कौन सा वर्ड आता है, डब्लू, डब्लू है पहला, क्या आएगा टर्म डब्लू, तो फर्स्ट डब्लू यहाँ भी दिया है, डब्लू यहाँ भी दिया है, एल और जे चेक करना पड़ेगा। सेकेंड वाला पकड़ेंगे, एच है, एम एन है, टी है, जेड है, एफ है। ठीक, अब इसके बाद एच क्या होता है आपका 8 नंबर पे, एन होता है आपका 14 पे, टी होता है 20 पे, जेड होता है 26 पे, एफ होता है 6 पे। अगला टर्म 8 से 4 कितना 6 ऐड किए, 14 से 20 6 ऐड किए, 20 से 26 6 ऐड किए, फिर 26 से आपका एफ कितने पे आ रहा है 6 पे, 27 + 5 और ऐड करेंगे, हाँ 6 आएगा। फिर इसके बाद 6 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा 12, तो 12 पे कौन सा आएगा आपका एल, 12 पे टर्म जो आएगा एल आएगा। एल किस में है, डब्ल्यू एल इसमें आ गया, यहाँ पे जे दिया है तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। आपको नंबरिंग अगर याद होगी ये सीरीज आप काफ़ी तेज़ी से कर लोगे, नहीं भी याद है तो आप वहाँ पे लिख लेना पेपर पे। अब यहाँ पे आजकल ये पैटर्न टीसीएस अपना रहा है, आपको यहाँ पे लगभग निकटतम मान देखना है। तो 49,499.37 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए सबके बीच का डिफरेंस भी 750, 290, 510 और 665, लगभग 100 नंबर से ज़्यादा इसका डिफरेंस है। तो आप सीधे आप अप्रॉक्सीमेट लो, 499 को 500 प्लस 1.95 को 2 लिख लो, गुणित्ते 4.79 को आप लिख लो 5, माइनस 2.83 को लिख लो 3 बटे क्या 20। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, ये हो गया आपका 10 हो गया, 10 - 3, 10 - 3 कितना हो गया 7 हो गया। एक मिनट ज़रा देख लिया जाए, कुछ गलत कर रहे हैं क्या इसमें। तो यहाँ तक सीरीज तो हम लिख चुके हैं, 500 है, फिर 2 गुणित्ते 5
और -3/20। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी 750। आंसर को आप देखिए, 290, 510 और 365 किसके पास वैल्यू है? तो यहाँ पे पहला तो 500 हो गया। 500 में अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 हो गया, -3/20। 3/20 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी दशमलव में समथिंग आएगी। अगर पॉइंट में समथिंग आता है, अगर आपको निकटतम लगभग मान पूछा है, तो यहाँ पे आपको 510 दशमलव समथिंग आएगा। आपका आंसर क्या दिया है? 510। सीधे आपका आंसर हो जाएगा 510। लगभग आपको मान पूछा था। और दूसरा वैल्यू देखोगे 750 दिया है, काफ़ी दूर है। 290 ये भी काफ़ी दूर है। 365 भी काफ़ी दूर है। तो लगभग आपका मान कितना हो जाएगा? 510। अगला क्वेश्चन फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। इसको आप खुद से करिएगा। चलिए अच्छा बता ही देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ काउंट है, काउंट आप यहाँ पकड़ोगे, ठीक। इसके बाद आपको तीनों में काउंट कहीं नहीं दिखेगा, एक ही जगह पे है, तो बाकी 3 को आपको कट करना पड़ेगा। सबसे पहले आल को कट करते हैं। आल इसमें है, आल इसमें है, दोनों को कट किया जाए। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ओडी। यहाँ भी ओडी से ओडी गया। इसके बाद डीड देखोगे तो डीड यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन दोनों को अगर कट करना होगा तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें टी आर कॉमन है, यहाँ भी टी आर कॉमन है। अब इसके बाद योर देखोगे तो योर कहीं नहीं दिया है। और काउंट का आपको पूछा है, तो काउंट का यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एस एन होगा और यू एम होगा। बस आंसर आ गया आपका। काउंट को एस एन भी लिख सकते हो। अगर एस एन होगा तो यू एम नहीं होगा, यू एम होगा तो एस एन नहीं होगा, तो और लगा दोगे एस एम या यू एन में से कोई एक होगा। अगला क्वेश्चन आंसर भी आप देख लो यहाँ पे, एस एन या यू एन, यू एम कोई भी होगा, या लगा है यहाँ पे, कोई एक टर्म होगा। ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने एक अलग अलग स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। अमन का स्थान शीर्ष स्थान से 11वां है। अमन का टॉप से, टॉप को हम यहाँ ले लेते हैं लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या है? 11 प्लेस पे है, ये है अमन। और निखिल का स्थान नीचे से 13वां है। निखिल जो है वो नीचे से 13वां है, तो ये है 13 और ये कौन है? निखिल। केवल 3 विद्यार्थी का स्थान अमन और निखिल के बीच है। केवल 3 विद्यार्थी, 1 2 3। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है, तो इस टाइप वाले कभी भी क्वेश्चन आए तो एक तो या तो दोनों के बीच में आएंगे या ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग का भी देख लेते हैं कंडीशन यहीं पे। जैसे यहाँ पे अमन दिया है टॉप से 11 पे, ये है अमन और निखिल यहाँ पे है। दोनों कंडीशन एक साथ चेक कर लेते हैं, सीधा आ जाएगा आपका। ये है 13, नीचे से 13वें पोजीशन पे। बीच में यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है और वो 3 से विभाज्य है, तो जो भी आंसर आएगा इन दोनों में से वो विषम संख्या होना चाहिए प्लस 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक। अगर यहाँ देखा जाए तो 11 + 13 + 3 कितना हो गया? 11 + 13 + 3 आपके हो जाएंगे 11 13 24 + 3 कितना होगा? 27। यहाँ पे कितने हो गए? 11 + 13 + 3 बराबर आपके 27। 27 आपका एक विषम संख्या है और ये 3 से विभाज्य भी है। 3 से अगर काटोगे 27 चला जाएगा। तो पहला तो आंसर आपका 27 यहीं दिख गया। अगर आपका कंडीशन देता तो 27 आपका आंसर आ गया है। लेकिन अगर आपको पूछा होता ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो आपको सेकंड वाला कंडीशन लगाना पड़ता। हो सकता है आपके आगे आने वाले जो पेपर हैं उसमें सेकंड वाला कंडीशन दे दे। इसे कैसे करते हैं? इसमें किसी एक बच्चे का ऊपर से और नीचे से रैंक हम निकालेंगे। मान के चलिए हम अमन का पकड़ते हैं। अमन का अगर ऊपर से रैंक क्या है? 11 है। तो अगर हम अमन का नीचे से रैंक देखें तो ये 13 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा? 13 में से 4 लोग को घटाना पड़ेगा, एक निखिल प्लस बीच के 3 बच्चे। तो ऊपर से रैंक किसका हो गया? 11 प्लस नीचे से रैंक कितना हो गया? 13 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 9। प्लस अमन को ही हमने 2 बार ऊपर और नीचे से काउंट कर लिया है, 2 बार, तो 1 बार अमन को घटाना पड़ेगा। टोटल कितने बच्चे आएंगे? आपके 19 बच्चे, ठीक। तो सेकंड वाले कंडीशन में ओवरलैपिंग में कितने आ रहे हैं? 19। विषम संख्या तो है ये, लेकिन ये 19 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या था? 27। 19 नहीं होगा आपका। अगर आपको बोले 3 से विभाज्य नहीं है तो उस कंडीशन में आपका 19 आंसर होगा। तो एक कंडीशन, इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन बनते हैं, दोनों हम आपको सॉल्व करा चुके हैं।
यहाँ आप देख सकते हो आंसर आपका 27 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ये देखिए आराम से हो जाएगा। m से क्या हो रहा है, p हो रहा है, 13 से हो रहा है आपका 16। l क्या हो जाएगा, l होता है आपका 12, 12 से क्या हो जाएगा 15, 15 पे क्या है o। तो पहला तो आपका o आ गया, o दो जगह पे यहाँ पे दिया है। सेकंड वाला चेक करेंगे, d से a हुआ है, d का स्थान होता है 4, 4 से आपका 1 हुआ है, मतलब कि बीच में 3 का डिफरेंस आया है। इसके बाद s है, s होता है आपका 19, 19 माइनस 3 कितना होता है 16, 16 पोजीशन पे कौन आता है, 16 पे आता है आपका p, o और p, o p आ गया, o r गलत हो जाएगा, o p आपका राइट हो जाएगा। बस इतना इसमें करना था, इससे ज़्यादा इसमें टाइम। अब ये क्वेश्चन है, ये भी देखिए आराम से लग जाएगा। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से 21वां है। एक ही आदमी का ऊपर और नीचे दोनों दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यही हिसाब पहले निकालिए। कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, ऊपर से इसका स्थान है 16 प्लस 21, और एक ही आदमी को 2 बार काउंट किया गया तो 1 बार माइनस कर देंगे, टोटल कितना आएगा 36। 16 21 37 माइनस 1 कितना हो गया 36। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो पास विद्यार्थी कितने हैं 21। तो उसी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, सिंपल सा है। स्टूडेंट आपको मालूम चल गया 36, पास हुए हैं 21, आपको फेल पूछा है, 36 में से 21 घटाओगे आपका 15, आंसर आपका आ गया। अब ये क्वेश्चन तो टफ था नहीं। अब डायरेक्ट आते हैं, हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका सर्किल वाला है, जो कि सर्किल वाले क्वेश्चन थोड़े कम हुए हैं और स्क्वायर वाले तो हो ही चुके हैं मैक्सिमम। तो सर्किल वाला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 व्यक्ति आपको दिया है, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले हमने बोला है आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आप 2 सर्किल बना लीजिए। हो सकता है आपका एक ही सर्किल में आए, लेकिन आप 2 सर्किल बना लोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 2 सर्किल बना लिए हो, एक में ही आएगा तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, लेकिन 2 सर्किल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एक से फिर आपको दिक्कत कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप 6 लोग को बैठाना है तो 6 लोग को यहाँ पे आप बैठा लो। सबसे पहले 6 लोग को हमने बैठा दिया। फिर इसके बाद कहा है बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले तो हमको ई को बैठाना पड़ेगा, तभी तो बी को बैठाएंगे। ई के दाईं ओर का पहले ही कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, दाईं चलना है। एक केंद्र की ओर अगर मुख किया है तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ, और आपको अगर बोलेगा लेफ्ट तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले चलोगे। ई के एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, दूसरे स्थान पर किसको बैठा दो, बी को। इधर भी ई को बैठा लो, और क्लॉकवाइज चलोगे दूसरे स्थान पर बी को बैठा लो। ठीक, इसके बाद कहा है सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई का बाएं इधर होगा, अंदर की ओर मुख किया है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे आएगा सी, इधर से भी क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे आएगा सी। ठीक बगल में बैठा है, बीच में कोई और नहीं बैठा है। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब पहले हमको डी को बैठाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सबसे पहले डी बैठाओगे, फिर उसके बाद एफ को डी से दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठाओगे। अगर हम डी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक, डी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो इसके दूसरी ओर 1 2, अगर हम एफ को यहाँ बैठाएं तो यहाँ पे सी पहले से बैठा है, तो एफ तो दोबारा बैठ नहीं सकता, तो ये वाला फिगर आपका गलत हो गया। अगर हम डी को यहाँ बैठाते हैं, डी को यहाँ बैठाएंगे, यहाँ से अगर दाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज दूसरे प्लेस पे जाओगे तो यहाँ पे एफ बैठ गया। ठीक, एफ बैठा, यहाँ पे 6 मित्र थे, 5 लोग तो बैठ गए हैं, बचा हुआ 1 है, एक अब एक ही प्लेस बचा है, ए को यहाँ बैठा दो। अब इसके बाद आपको पूछा है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। दाईं ओर है, फिर आप चले जाओ एंटी क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पे आप जाना है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ए से दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी, डी आपका आंसर हो गया। तो ये आपका सर्किल वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसको हम करवा दिए हैं। अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो चुके हैं, मैक्सिमम टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग में पूछे गए हैं। आपके 9 मई और 10 मई, 9 मई के दोनों शिफ्ट, 10 मई का एक शिफ्ट, ये आपके पेपर लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 प्लस ग्रुप डी में भी आपका हेल्प करेगा। ये ग्रुप डी में हम मानते हैं कि इतना लेवल नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार अच्छी तैयारी कर लोगे तो अगर आपका थोड़ा कम भी लेवल आएगा तो भी आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे सॉल्यूशन है, NTPC मैथ बूस्टर सीरीज करके होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं की जाए।